आप देख रहे हैं खबर लाइव। आज खबर लाइव में हमारे साथ हम एक ऐसे कोरोना योद्धा से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं जो न केवल एक महिला है अपितु इस महिला ने कोरोना से स्वयं संक्रमित होने के पश्चात भी कोरोना के समय में जो विपरीत परिस्थितियों में गरीबों को सेवा करने का एक जज्बा है वो काबिले तारीफ है। हम यहाँ मौजूद हैं चौकसे नगर स्थित भोपाल में, जहाँ हमारे साथ समाज सेविका दीप्ति जैन मैडम मौजूद हैं। और दीप्ति जैन मैडम के संदर्भ में बताना आवश्यक है कि वर्तमान में जब एक बार फिर कोरोना की दूसरी लहर ने संपूर्ण मानव जाति को चपेट में लिया हुआ है, इस समय भी दीप्ति जैन मैडम गत वर्ष की भांति आगे बढ़कर गरीबों मजदूरों के लिए जो जरूरतमंद है उनके लिए 2 वक्त की रोजी रोटी का भोजन का इंतजाम कर रही हैं। हम दीप्ति जैन मैडम से उनके विचार आपके समक्ष साझा कर रहे हैं। मैडम, आपका बात करने के लिए शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि पिछला 1 साल पूरी मानव जाति के लिए बहुत ज़्यादा कष्टदायी रहा, विशेषकर मध्यम वर्गीय, अप्रवासी मजदूर और वे निचले स्तर के लोग जो रोज का कमाना खाना जिनका होता है, या जिनकी रोज की आय भी इतनी मिनिमम होती है कि वे दूसरे दिन का भी जोड़ के नहीं रख पाते। ऐसे लोगों के लिए जब हम सोचते हैं तो लगता है कि जितना कर पाए उतना कम है, पर सागर की एक बूंद यदि हम किसी की प्यास बुझाने के लिए कर पाए इस्तेमाल, तो शायद हमारा जीवन धन्य हो जाए। और हर व्यक्ति को, सभी के लिए जो समाज से लिया है उसे समाज को लौटाना ही है, और ये उसका कर्तव्य है। और ये हम किसी के लिए ऐसा नहीं करते कि हम उसके लिए कर रहे हैं, बल्कि हम समाज ने हमें जो दिया है उसको लौटाने का एक प्रयास कर रहे हैं। दीप्ति मैम, जैसे कि एक महिला होने के नाते विगत 1 वर्ष में आपने जिन विपरीत परिस्थितियों का सामना किया, उसके बावजूद आपके इरादे डगमग नहीं हुए। आप आज भी है ना गरीब मजदूर मानव जाति के सेवा में तत्पर है। पिछले 1 साल के बीच जो आपने विपदाएं झेली, खुद आप कोरोना से संक्रमित हो गई थी, उस संदर्भ में कुछ बताएं। जी, मार्च से जब से लॉकडाउन शुरू हुआ, हम सब ने एक कम्युनिटी किचन बनाया, और कम्युनिटी किचन के माध्यम से जो गरीब बस्तियां हैं सबसे पहले वहां से शुरू किया। उसके बाद जब अप्रवासी मजदूरों की तकलीफें न्यूज़पेपर या विभिन्न माध्यम से सामने आई तो रहा नहीं गया, और हम लोग उठा के, मैं, मेरे सहयोगी मनोज मालवी जी, सुशील प्रजापति जी, हम लोगों ने एक टीम बनाई और हम बिस्किट, भोजन, चप्पल और पानी की बोतल लेके वहाँ जाने लगे। बाईपास पे हमने बहुत काम किया। और सबसे बड़ी दिक्कत ये आई कि कहीं ना कहीं फंड जुटाना मुश्किल होता है, क्योंकि आप एक विस्तृत रूप में जब कोई काम करना चाहते हैं तो फंड की बहुत प्रॉब्लम। जी जी जी। अच्छा, दानदाता भी उस समय तो फिर भी कहीं ना कहीं मिल ही जाते थे, पर अब तो चूंकि 1 साल में सबकी आर्थिक स्थितियां बहुत खराब है तो दिक्कतें आई। अक्टूबर में मुझे खुद 30% लंग्स इन्फेक्शन हुआ और 9 दिन हॉस्पिटलाइज रही। कहीं ना कहीं परिवार की नाराजगी भी थी कि आपने खुद का ध्यान नहीं रखा। बिटिया बहुत परेशान हो गई। हालांकि मेरी हिम्मत भी मेरी बिटिया ही है। मेरी बिटिया हमेशा से मानवता के लिए बहुत सोचती है। उसका जो सोच है वो बहुत अच्छा है। इस उम्र में 13 साल की बेटी है मेरी। और सबसे बड़ी बात है कि 2011 में हस्बैंड को जब ब्रेन हेमरेज हुआ, उस समय मैंने बहुत सारी तकलीफें सहन की, बहुत सारी दिक्कतें जो मैंने झेली, और मैं नहीं चाहती कि वो किसी भी महिला को ऐसी तकलीफों से गुजरना पड़े। शायद यही कारण है कि लोगों की तकलीफ मुझे ज़्यादा इफेक्ट करती। 2013 में फादर एक्सपायर हुए। उनके नाम से श्री अशोका वेलफेयर सोसाइटी जो है वो उन्हीं के नाम से शुरू हुआ, और आज तक सभी के सहयोग से चल रहा है। इस बार जब लॉकडाउन हुआ तो देखा कि बहुत सारे मजदूर वर्ग के लोग बहुत परेशान हैं। लॉकडाउन की वजह से कोरोना पेशेंट जो है उनके परिवार को, उनको भी भोजन नहीं मिल पा रहा। अच्छा, जब पिछली बार लॉकडाउन हुआ था तो कोरोना पेशेंट इतने नहीं थे, पर इस बार संख्या बहुत ज्यादा है, तो हॉस्पिटल वाले भी कहीं ना कहीं परेशान हो गए कि कैसे व्यवस्था। तो हम सब ने एक शुरुआत फिर से की, और चूंकि ये शीतल नगर में जो मेरा निवास है, चौकसे नगर मेरा निवास
तो है ही। शीतल नगर में मैं हाल फिलहाल रह रही हूँ, यहाँ महिलाएं साथ दे रही हैं, हमारे भाई साथ दे रहे हैं सभी, और सबने मिल के, यहाँ कोई प्रोफेशनल नहीं है। सबसे बड़ी बात कि जो भोजन बनाते हैं ना, वो कोई भी प्रोफेशनल नहीं है, सामूहिक प्रयास। हाँ, जिसको जो आता है, जिसको पूड़ी बेलना आती है वो पूड़ी बेल रहा है, जिसको सब्जी बनाए, तो एक सामूहिक प्रयास से हमने शुरू किया और 150 पैकेट से शुरू किया था। लगभग 280 पैकेट हम आज की डेट में बना के अलग अलग जगह पे भेजते हैं। हॉस्पिटल्स है, जो रास्ते में जो लोग मिल जाते हैं उन्हें, और जो घनी बस्तियां हैं जहाँ लोग रोजंदारी का काम करते थे और काम छूट गया। अब आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि संक्रमण इतनी तेजी से फैल रहा है कि कहीं ना कहीं डर सबके मन में। तो आपने ये देखा होगा कि पिछली बार जितने लोग थे, कांग्रेस की राजनीति में भी सक्रिय हैं और यहाँ उत्तर विधानसभा क्षेत्र के विधायक, वरिष्ठ विधायक, पूर्व मंत्री आरिफ अकील जी की गुड लिस्ट में आप शामिल होती हैं। और कहा यह जाता है कि आरिफ अकील जी जैसा पॉलिटिकल जनमानस, उनकी गुड लिस्ट में केवल काम और केवल काम के ही बूते कोई शामिल हो सकता है। एक कम समय में आप है ना आरिफ अकील जी की विश्वास पात्र राज मानी जाती हैं, तो इसके लिए आप कुछ ऐसी चीज बताइए कि एक महिला होने के नाते आपने अपनी कौन सी वो सक्रियता की छाप छोड़ी जो एक आरिफ अकील जैसा वरिष्ठ जनप्रतिनिधि आपको इतना महत्व देता है। सबसे पहली बात तो ये तो शायद वो बता पाएंगे कि ऐसा क्या था। हाँ, मैं ये बता सकती हूँ कि जब 2015 में उन्होंने मुझे कांग्रेस से टिकट दिया, बहुत सारे लोगों को सवाल हुआ कि अचानक एक समाज सेवी, एक ट्रेनर महिला को उठा के टिकट क्यों दे दिया। मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ही दूरदर्शी नेता है, और सबसे बड़ी बात कि वो जमीन से आज भी जुड़े, लोगों की तकलीफ, लोगों की छोटी छोटी बातें उन्हें पता होती। उत्तर विधानसभा के हर घर से उनका नाता है, और यही कारण है कि आज इतने सालों बाद भी वो सफल है। शायद उन्होंने ये जो मेरी भावना है, जो मेरी सेवा कार्य है, शायद ये नहीं देख के उन्होंने मुझे अपनी टीम में शामिल किया। और मेरा प्रयास ये रहता है कि यदि वो मुझे कोई भी काम सौंपते हैं तो मैं अपना 100 नहीं 200% दूँ। और मैं उन्हें जितना जानती हूँ, वे हर मामले में काम को पहले महत्व देते हैं। उसके बाद आप कोई मायने नहीं है कि आप उनके बैनर पोस्टर लगाएं। उन्हें बिल्कुल ये राजनीति कभी पसंद नहीं रही, उन्होंने कभी बैनर पोस्टर की राजनीति नहीं की। और तो और उनके जन्मदिन के फ्लैक्स तक हम लोग नहीं लगा पाते हैं क्योंकि वो पसंद नहीं करते। हाँ, आप काम करिए, आप आम आदमी से जुड़े रहिए, उनकी नज़र में सबसे बड़ा काम यही। अच्छा, रही बात कि मैं जब टिकट हुआ तो मेरे राजनीति में आने का कारण ये था कि जब आप थाने फोन लगाते हैं किसी महिला के सपोर्ट में, तो कहीं ना कहीं आपकी एक पहचान होती है कि आप कौन है, क्यों आपकी बात सुनी जाए। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आपकी बात को प्राथमिकता मिलती है। राजनीति में आने का भी एकमात्र उद्देश्य भी यही है कि हम अपने संसाधनों से, अपने नेता से रिक्वेस्ट करके कहीं ना कहीं उन लोगों को इंसाफ दिला पाए जिन्हें थाने की दहलीज तक जाना मुश्किल था। और मैं इस बात की खुशी है कि मैं पिछले 6 साल में लगभग अपने आप को संतुष्ट कर पाई। निश्चित रूप से मैम, जैसे कि आपके पति को ब्रेन हेमरेज हुआ, एक महिला होने के नाते आपने इतना विकट समय वो आपने कैसा व्यतीत किया, क्योंकि आप समाज सेविका भी हैं, समाज के क्षेत्र में भी आपने बराबर समय दिया, और अपनी पारिवारिक स्थिति का आपने किस तरह आपने उसको भी साझा किया इन परिस्थितियों में। एक छोटे से परिवार में जहाँ कमाने वाले एक व्यक्ति हो और वो खुद बिस्तर पे हो, और दूसरी मैं और उस समय मेरी बेटी मुश्किल से 4-5 साल की थी। ये समय बहुत ज्यादा विकट था क्योंकि आप आर्थिक, सामाजिक, मानसिक और शारीरिक 4 लड़ाई एक साथ लड़ रहे थे। कई बार ऐसा हुआ कि 24 घंटे में आप 1 मिनट भी नहीं सो पाए, 24 घंटे में आप एक बार भी भोजन नहीं उपलब्ध हो पाया। देखिए, परिवार आपका सहयोगी होता है, चाहे वो मायका पक्ष हो या ससुराल, पर कुछ तकलीफें इतनी व्यक्तिगत हो जाती हैं कि चाह के भी लोग उतनी मदद नहीं कर पाते। बिटिया को भी संभालना था उन्हें,
और उसी समय मेरे जो ससुर जी हैं उनको पैर में फ्रैक्चर हो गया। बहुत सारी परिस्थितियां एक साथ उलझी और हॉस्पिटल में ये स्थिति हो गई कि इनको संभालूं, घर चलाने का सोचूं कि 3 महीने इनको हॉस्पिटल में हो गए थे, घर आने के बाद भी ये कुछ नहीं कर पा रहे थे। वो समय था जिसने आज मुझे यहाँ खड़ा होना सिखाया कि जब एक महिला हॉस्पिटल में अपने आप से लड़ रही है, क्योंकि डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि नहीं, मुझे हर हाल में इनको बचाना है, फिर आर्थिक स्थिति से लड़ रही है। ये सारी चीजें मैंने जब खुद ने भोगी है तो मुझे लगता है कि किसी को यदि 1% भी मदद कर सकती हूँ तो मैं पीछे नहीं हट सकती। पिछली बार की अपेक्षा इस बार समाज सेवी मैदान में कम है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। आपको खुद पता नहीं होता कि आप इफेक्टेड हो गए, और जब तक आपको उस चीज का रियलाइज होता है तब तक संक्रमण पूरी तरह चपेट में ले लेते हैं। बेड, ऑक्सीजन, इन सब की किल्लत है, हम सब जानते हैं। सरकार पूरी तरह विफल है। एक महिला होने के नाते, एक आम इंसान होने के नाते मैं इस बात को पूरी पुरजोर तरीके से बोलती हूँ कि सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों पूरी तरह से विफल हैं। लगभग दिन भर में 50-60 फोन आते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए, बेड के लिए। हम चाह के भी मदद नहीं कर पाते, और जिनकी मदद भी कर पाते हैं वो व्यक्तिगत संबंध या बहुत ऐसी जगह पे जहाँ पे वो कह देते हैं कि आप ऑक्सीजन की व्यवस्था आप कर लीजिए तो हम बैठ पाए। आप मानेंगे नहीं, हॉस्पिटल्स की ये स्थिति है कि डॉक्टर्स को मैंने रोते देखा कि हम हेल्पलेस हैं, हम चाह के भी आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में हम, ये सच है कि संसाधन कम है और हम चाह के भी हॉस्पिटल से संबंधित कोई मदद नहीं करते, लेकिन जो मदद कर सकते हैं वो करना मुझे लगता है कि फर्ज है, और ये सबको निभाना चाहिए। सहयोग मिल रहा है, अच्छे लोग आज भी हैं, और ईश्वर करे कि हम सब इतनी हिम्मत से लड़ें कि जैसे भारत का हमेशा का इतिहास रहा है कि हम हर हाल में हर लड़ाई जीतते हैं। हमने आपको रूबरू कराया एक ऐसी महिला से वर्तमान में नकारात्मक स्थिति में, जब संपूर्ण वातावरण है आज संपूर्ण मानव जाति नकारात्मक दौर में जी रही है, उनके समक्ष दीप्ति जैन नामक महिला एक अद्भुत उदाहरण है, जिसने विकट परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों का चुनौतीपूर्वक पर सफलतापूर्वक ढंग से सामना करते हुए अपनी श्रेष्ठता को साबित किया, और श्रेष्ठता को साबित करते हुए आज वो लॉकडाउन की इस विपदा में मानव जाति की सेवा हेतु अग्रसर है। सहयोगी अनुराग अग्रवाल, कैमरा पर्सन अशरफ के साथ गुहर खान, खबर लाइव।